सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन शायद आप भगत सिंह के विचारों से परिचित नहीं होंगे। भगत सिंह के ख्याल उस समय समाज की नजर में थोड़े बागी किस्म के हुआ करते थे, जिसमें बहादुरी के साथ साथ बगावत की खुशबू भी साफ नजर आती थी। जैसे अपनी फांसी की सजा पर उन्होंने लिखा था, तुझे कत्ल करने में खुशी मिलती है, मैं मरने को हर रोज तरसता हूं, मेरे और मेरे कातिल की मर्जी एक जैसी है। उनकी लिखी इस कविता से साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपनी मौत का जरा भी डर नहीं था। वही भगत सिंह समाज की बनावट से भी खुश नहीं थे। शादी को भगत सिंह एक सामाजिक दोष मानते थे। उन्होंने डॉक्टर टैगोर का उदाहरण देते हुए लिखा है कि आदिम जमाने से आज तक शादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष के सच्चे मिलन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म को लेकर कार्ल मार्क्स के नजरिए की तारीफ करते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। ये झूठा सुख है, मरीचिका है जिसमें समाज फंस जाता है। धर्म वो मिश्री है जिसे ज्यादा खाकर इंसान सिर्फ बीमार पड़ता है। 1929 से लेकर 1931 के बीच भगत सिंह जेल की सलाखों के अंदर कैद थे। उन्हें पता था कि उनकी आखिरी मंजिल फांसी का फंदा है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चेहरे पर गम के भाव नहीं दिखते थे, आंखों से आंसू नहीं छलकते थे। दिलेर भगत सिंह ने मौत का मातम मनाने की बजाय अपने ख्यालों को डायरी के माध्यम से जीवित करने की कोशिश की। जेल की सलाखों में कैद भगत सिंह ने अपने लिए मांगा भी तो क्या, डायरी, पेन और कुछ उम्दा किताबें। वो किताबें पढ़ते और अपने लफ्जों में कविताएं और लेख अपनी डायरी में लिखते। भगत सिंह ने 440 पेज की डायरी लिखी थी। हम आपके लिए भगत सिंह की वही जेल डायरी लेकर आए हैं। यहां आप सुनेंगे भगत सिंह की कलम से लिखे गए कुछ ऐसे विचार जो बताते हैं कि भगत सिंह कितनी गहरी सोच रखते थे और हर बात पर तर्क करना उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता था। सिर्फ देश प्रेम ही नहीं, प्रेम, शादी, मानव सभ्यता का विकास, परिवार की उत्पत्ति, समाजवाद, राज्य, धन, सरकार, धर्म, ब्रिटिश शासन, भारत सरकार, दर्शन शास्त्र, गांधी, मजदूर, प्रकृति, भूख, गरीबी, आजादी, क्रांति, मुक्ति, सैनिक, कारागार, कैदी। भगत सिंह ने अपनी इस जेल डायरी में अपनी हर सोच को बड़ी खूबसूरती से लिखा है। तो भगत सिंह के विचारों से रूबरू होने के लिए सुनते रहें ये शो भगत सिंह की जेल डायरी। भगत सिंह अपनी जेल डायरी के पेज नंबर 16 में आजादी और मौत को लेकर अपने विचार लिखते हैं कि शांति शांति, अहिंसा अहिंसा चिल्लाकर आजादी के मामले को रफा दफा करना बेकार है। कुछ शरीफ लोग हैं जो बार बार शांति शांति चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शांति की यहां कोई जगह नहीं है। युद्ध की शुरुआत तो असल में हो चुकी है, बेगुल बज चुका है। अब अगला तूफान उठने वाला है जिसकी आवाज उत्तर से आ रही है और हमारे कानों में गूंज रही है। हथियार टकराने वाले हैं, उसकी खनखनाती आवाज गूंजने वाली है। हमारे भाई बंधु तो पहले ही लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं, पर हम यहां बेकार क्यों खड़े हैं? क्या है शांति? किसे चाहिए शांति? आखिर ये शरीफ लोग चाहते क्या है? शांति के नाम पर बेड़ियों में बांधना चाहते हैं? वो क्या करेंगे ऐसी शांति का जिसमें आत्मसम्मान की झलक ही ना हो? क्या उन लोगों को शांति इतनी मीठी लगती है कि वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर खुद को कीमती समझते हैं और अपना सम्मान बेचकर गुलामी की जंजीर खरीद लेते हैं? रोको इन्हें, इन शांति के पुजारियों को रोको। हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि मैं आगे चलकर कौन सा रास्ता अख्तियार करूंगा, किस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे आजादी चाहिए। और जो आजादी ना मिली तो आजादी की कीमत मौत देकर चुका सकता हूं। या तो मुझे आजादी दो या मौत। मुझे शांति का ये ढोल नहीं सुनना है। एक मजदूर को ही ले लो। मजदूर कड़ी मेहनत करता है, चीजें खुद पैदा करता है। अब मजदूर ने जो अनाज उगाया है उस पर मजदूर का हक है ये समझने के लिए किसी खुदाई खिदमतगार की जरूरत नहीं है। जिसने पैदा किया है उस चीज पर सिर्फ उसी का हक है और ये बात जगजाहिर है।
मजदूर का हक समझने के लिए किसी पैगंबर या सेठ की जरूरत नहीं है। मजदूर से उसका हक, उसकी आजादी कोई नहीं छीन सकता। मैंने देखा है कि लोगों के सर कलम किए जाते हैं तो हम इस मंजर को भयानक कहते हैं, पर जीवन भर चलने वाली उस मौत की भयानकता को देखने वाला यहां कोई नहीं है। यह हमें सिखाया ही नहीं गया है। जो गरीबी के दलदल में डूबते जा रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी मौत से बेहतर है? जो अत्याचार सहते जा रहे हैं और इस भयानक आबादी में बस चलते जा रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी मौत से बेहतर है? कुछ लोगों ने शांति के नाम पर जीवन पर अत्याचार किए हैं। बुजदिली को आबादी के सर पर ठोक दिया गया है। क्या वो मौत से बेहतर है? पर मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आजादी चाहिए, और जो आजादी नहीं मिली तो आजादी के सिवा सिर्फ मौत चाहिए। साहित्य में अराजकता और विद्रोह भड़काने वाले लोगों को भी जगह मिल ही जाती है। अगर कुछ बातें पढ़ने वालों के अंदर सिर्फ गुस्सा पैदा कर रही हैं, पर पढ़ने वाला कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें साहित्य का दोष नहीं है, ये तो पढ़ने वाले का दोष है। हम रचनाकार को दोष नहीं दे सकते। लिखने वाले ने तो यह सोचकर लिखा था कि आप उठकर खड़े होंगे और निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ वाहवाही करते हैं और उसी देश और समाज में जिंदगी बिता रहे हैं, निराशा की हद तक पहुंचते जा रहे हैं, तो ये एक पागलपन है। पागलपन। भगत सिंह वेंडल फिलिप्स का एक कोट अपनी डायरी में लिखते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो मुक्त चिंतन यानी कि आजाद सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा शख्स भाड़ में जाए। वही भगत सिंह हर इन्वेंशन को झूठा बताते हुए लिखते हैं कि मैं हर किसी से एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने आज तक ऐसा कोई आविष्कार किया है जो हर आदमी की रोजमर्रा की कड़ी मशक्कत को कम करके जिंदगी आसान बना सके? मैं हर शख्स की बात कर रहा हूं, जिसमें मजदूर भी शामिल हैं और राजा भी। भगत सिंह आजादी टाइटल के साथ अपनी जेल डायरी में एक कविता लिखते हैं, तुम इतलाते हो कि तुम आजाद हो और बहादुर पुरखों की औलाद हो, पर अगर लेता है एक भी सांस गुलाम है इस धरती पर, तो क्या सचमुच तुम आजाद हो? अगर तुम्हें एहसास ही नहीं कि बेड़ियां तकलीफ देती हैं, तो क्या सचमुच तुम आजाद हो? क्या सिर्फ अपनी खातिर जंजीरें तोड़ना ही सच्ची आजादी है? क्यों भुला देते हैं संगदिल होकर कि इंसानियत का कर्ज हम पर है? असली आजादी तभी जब हम काटे सब जंजीरें औरों की आजादी को तत्पर। यही आजादी है। जो खौफ खाते हो वो कैसे आजाद हैं? जो हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, तो तुम आजाद नहीं, गुलाम हो। आजादी पर इस कविता के साथ साथ भगत सिंह मैक्सिम गोर्की की एक लाइन भी लिखते हैं, इस धरती पर वो आदमी सबसे ज्यादा घृणा के योग्य है जो भीख देता है, और वो भी जो भीख लेता है। भीख देना और लेना दोनों ही बुजदिली का काम है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो 2 वक्त की रोटी ना कमा सके। भगत सिंह आजादी और स्वतंत्रता पर लिखते हैं कि वो युवा जो फांसी के फंदे पर झूल गया, शहीद हो खुद को ही भूल गया, वो आजाद है, वो पवित्र है और मृत्यु से भी परे है, और तुम उसे चुनौती दे ही नहीं सकते। आजादी पर मरने वाले शख्स जमीन में दफन नहीं होते, और जो दफन होते भी हैं तो मुक्ति का बीज बनाकर फिर से बोते हैं। बारिश का पानी और हिम की बर्फ भी पिघल जाती है और उस बीज को पोषित करती है। उसकी मुक्त आत्मा इस धरती पर आजाद घूमती है। अगर तुम गुलाम हो पर फांसी के फंदे से डरते हो, तो तुम बेड़ियों में जकड़े हुए हो। तुम मर चुके हो और मरकर भी बेवजह जी रहे हो। भगत सिंह पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि शहीद कौन है? शहीद वो है जो अपने जैसे ही कुछ लोगों के अत्याचार का विरोध करते हुए, अपनी जान खतरे में डालते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। वो अन्याय और अत्याचार के सामने झुककर संत की उपाधि नहीं लेता, बल्कि विरोध करके अपनी जिंदगी भी नष्ट कर देता है। वो शहीद है और उसकी जिंदगी हर पाप से मुक्त है। भगत सिंह लिखते हैं कि फौज की ताकत सबको दिखाई देती है। ये दिखाने वाली चीज है। देश के ऊपर जब परेशानी आती है तो फौज की ताकत सीना ताने खड़ी होती है, लेकिन कौन देखता है शक्ति की उन सीमाओं को
जिसे बहादुर जनता प्रकट कर सकती है। मुक्ति का युद्ध सरहद में नहीं, सीमाओं के अंदर भी छिपा हो सकता है। न्याय को लेकर जब सवाल उठते हैं तो कई पांव पीछे रहते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। कई आंखें सरहदों को नहीं देख सकती, पर डटकर अपने देश के लिए सीमाओं के भीतर भी सामना करती है, और वो जनता है। फौज में जाने को ताकत चाहिए, उस उड़ान के लिए पंख की जरूरत होती है। लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली डरावनी घटना तो गुफाओं में भी होती है। मिट्टी में जन्मा हर एक शख्स क्रांतिकारी है, फौजी है। उसे कोई बांध नहीं सकता। जो जमीन से जुड़ा है वो जमीन की कद्र करता है, उसकी बहादुरी को कोई नाप नहीं सकता। इस कविता को भगत सिंह ने मुक्ति युद्ध की कविता कहा है। बिल्कुल ऐसे ही अपनी डायरी के 26वें पेज पर वो युद्ध के मैदान से जुड़ी एक और कविता लिखते हैं। युद्ध के मैदान में बढ़े चलो लाइट ब्रिगेड, भर लो बंदूक सीना तान लो, मौत की घाटी में बढ़े चलो। बढ़े चलो लाइट ब्रिगेड, बढ़े चलो। क्या कोई घबराया हुआ सा है? सैनिक है क्या डर कर आया हुआ है? उधर से बंदूक चली तो उसका काम उत्तर देना नहीं है, न सवाल पूछना है, बस बंदूक चलाना है। मौत की घाटी में 100 को सुलाना है। दाएं बाजू तोप है, बाएं बाजू गोलियां, गोलाबारी की आंधी में लीडर सिपाही बढ़े चलो। मौत के जबड़े के भीतर, नरक के भीतर, मौत की घाटी में तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। सब तलवार नंगी है, हवा में उनको लहराते चलो। सारी दुनिया चकरा जाएगी, तुम अपनी आंखें चमकाते चलो। खाकर तलवार की चोट छिन्न भिन्न हो जाएंगे वो, दुश्मन गोलाबारी की आंधी में खत्म हो जाएंगे। मौत के जबड़े में, नरक के मुंह में तुम बढ़े चलो। लौट कर आओगे हमें यकीन है, सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। तुम फौजी के लाइट ब्रिगेड हो, तुम वीर हो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसके ठीक आगे पेज नंबर 27 और 28 पर वो अपनी कई एक खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। सजाकर मैयते उम्मीद नाकामी के फूलों से, किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल में। छेड़ना है फरिश्ते तू जिक्रे गम जाना, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। हम बेटे हैं उन पुरखों के जिन्होंने मात दी थी, तख्तो ताज और पुरोहितों के अत्याचार को उन्होंने दी थी चुनौती। मैदाने जंग में और फांसी के तख्ते से अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए हम भी यही करेंगे। अरे बेकार की नफरत के लिए नहीं, न सम्मान के लिए, न ही शाबाशी के लिए, बल्कि लक्ष्य की महिमा के लिए किया जो तुमने, भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हें कभी एक ऐसा आदमी मिल जाए जो अमरता में यकीन रखता हो, तो बस समझ लो कि अब तुम्हारी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाएगी। तुम उसकी सारी की सारी चीजें ले सकते हो, अगर तुम। अपनी डायरी के पेज नंबर 284 से 285 तक भगत सिंह मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखते हैं कि भारत को मैंने कुछ ऐसे ही जाना है। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो भारत में महात्मा मशहूर हो चुके थे, लेकिन महात्मा ये शब्द अपने आप में बहुत कठिन है। इतना भारी है कि एक आम इंसान इस उपलब्धि का बोझ अपने कंधे पर ढो ही नहीं सकता। जिस आम शख्स ने महात्मा बनने की कोशिश की, वो जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा, और ऐसा होते हुए मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। सच कहूं तो महात्मा का रास्ता चुनना ही बहुत कठिन है, और मुझे इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं है कि गांधी ने हाल ही में इस उपाधि से खुद को दूर करने की कोशिश की है। गांधी खुद महात्मा के टाइटल से थक चुके हैं। वो इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहते। महात्मा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गांधी इस जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। जब से लोगों ने उन्हें महात्मा कहा है, उनका प्रभाव भी घटता जा रहा है। अब वाकई गांधी को महात्मा टाइटल त्याग देना चाहिए। न जाने क्यों उनकी छवि कमजोर होती जा रही है। फिर भी उन्होंने सन्यासी का बाना ओढ़ रखा है। गांधी राजनेता ही बेहतर थे। पता नहीं क्यों उन्होंने महात्मा का टाइटल ओढ़ लिया है, जो उनकी राजनीतिक छवि को भी धुंधला कर रहा है। गांधी अनैतिक सच्चाइयों को पकड़कर महान और कुशल बनना चाहते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत बहुत ही अस्पष्ट, पेचीदा और उलझे हुए से हैं, जो मुझ जैसे शख्स को समझ नहीं आते।
महात्मा की छवि भ्रमित करने वाली है। महात्मा के सिद्धांत भी लोगों को भ्रम के जाल में बांधने का काम करते हैं। इंग्लैंड के कमजोर मन वाले लोग महात्मा के झांसे में आ सकते हैं। महात्मा की कही बातें कमजोर दिमाग के लोग मान सकते हैं। फ्रांस के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी इस भ्रम के जाल में पड़ सकते हैं, पर पूर्व में खड़ा मैं और मेरे जैसे कुछ लोग इस भ्रम से रोशनी की उम्मीद नहीं लगा सकते। हम महात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं महात्मा को समझ नहीं पा रहा हूं। महात्मा का रास्ता सचमुच बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि गांधी को ये उपाधि त्याग देनी चाहिए, लेकिन मोहनदास गांधी की कही कुछ बातें, कुछ स्पीच भगत सिंह को पसंद थी, जिसे अपनी डायरी के 283वें पेज में उन्होंने जगह दी है, जिसमें भगत सिंह लिखते हैं, नागपुर कांग्रेस के दौरे में गांधी ने ब्रिटिश सरकार को संबोधित करते हुए कहा था, ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले अधिकारी अगर न्याय नहीं कर सकते, अगर न्याय के रास्ते पर नहीं चल सकते जो उनकी ड्यूटी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि ब्रिटिश शासन को खत्म कर दे।